प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 12 गणित के महत्वपूर्ण भाग कैलकुलस पर डिस्कस करेंगे। यह भाग गणित बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से अपने आप में बड़ा भाग है, जिससे बोर्ड परीक्षा में सीधा 44 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसमें डिस्कस करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। इस भाग में तो आपकी बुक में तो 4-5 चैप्टर हैं, सांतत्य तथा अवकलनीयता, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग और समाकलन, इसके बाद अवकल समीकरण। यह बच्चों के बीच में सबसे कठिन टॉपिक जाना जाता है। बच्चे ऐसा कहते हैं कि यह सबसे कठिन पार्ट है गणित का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप खाली कुछ नियमों का प्रयोग करके इस पार्ट को कठिन तो नहीं मैं कहता, लेकिन आप इसमें दक्षता हासिल कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे इसको इजी बनाया जा सकता है। सबसे पहला टॉपिक है इसमें सांतत्य तथा अवकलनीयता। सांतत्य को हम लोग कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको कक्षा 11 के दो टॉपिक पर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन और दूसरा है लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो लिमिट और डेरिवेटिव में लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से आना चाहिए। हालांकि मैं भली भांति जानता हूँ पिछले वर्ष आपने कक्षा 11 में आप लोग ठीक से कोरोना की विषम परिस्थितियों के चलते हुए पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। तो यदि आप कक्षा 11 के ये टॉपिक नहीं टच कर पाए हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं इन कक्षा 11 के टॉपिक पर भी प्रकाश डालते हुए कक्षा 12 के इस सांतत्य तथा अवकलनीयता टॉपिक को आप लोगों को तो समझाने का, बताने का, इसकी क्या उपयोगिता है, तो इसमें प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं, मैं उसको कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं सांतत्य तथा अवकलनीयता में सांतत्य क्या है। सांतत्य को इंग्लिश में कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। आइए इस पे डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। आप किसी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रा कर रहे हैं और वो बिना पेन उठाए आपने चेक किया किसी पॉइंट x इक्वल सी पर। जब आप x इक्वल सी पर किसी पॉइंट x इक्वल सी पर चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये ग्राफ कॉन्टिन्यू मिला, तो आप कहेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और इसी की अपोजिट कंडीशन क्या है, कोई ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वाई अक्ष और एक्स अक्ष। यहाँ पर आपने x इक्वल सी पर जब y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ चेक किया तो यहाँ आपको पेन उठाने की ज़रूरत पड़ गई। यहाँ पर आपका पेन आपको यहाँ पे पेन उठाना पड़ा, तो हम कहेंगे कि ये फलन सांतत्य नहीं है। x इक्वल सी पर ये फलन सांतत्य नहीं है और x इक्वल सी पर ये फंक्शन सांतत्य है। तो हम लोग इसकी कंडीशन, अलग अलग कंडीशन चेक करते हैं। देख क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स। किसी पॉइंट पर जब लिमिट उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और उस फंक्शन की वैल्यू इक्वल होंगी तो हम कहेंगे कि फलन सांतत्य नहीं है। और अगर फलन सांतत्य है और अगर फलन सांतत्य है, इसकी अपोजिट कंडीशन क्या होगी, फलन सांतत्य नहीं होगा। तो फलन सांतत्य ना होने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। और लिमिट में देखिए, लिमिट में इस लिमिट को जब आप और एक्सप्लेन करेंगे, दूसरे रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू सी नेगेटिव एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंडिंग टू सी पॉजिटिव
एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ये लिमिट का एक स्टैंडर्ड रूप है। ये एल एच एल है। एल एच एल मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये आर एच एल है यानी कि राइट हैंड लिमिट। जब किसी पॉइंट पर, पॉइंट सी पर लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फंक्शन के इक्वल होगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। और इसी के अपोजिट वे में अगर क्या क्या कंडीशन हो सकती है, देखिए सबसे पहली कंडीशन तो यही होगी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी निगेटिव यानी कि एल एच एल, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू एफ एक्स। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ एल एच एल और आर एच एल इक्वल हों बट फंक्शन की वैल्यू वहाँ पर एग्जिस्ट ही ना करती हो, वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इसके इक्वल ना हो। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है? दूसरी कंडीशन हो सकती है लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी निगेटिव नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पॉजिटिव एफ एक्स। जब यहाँ पे तो ये दोनों लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही तो हम आगे फंक्शन की बात ही नहीं करेंगे। फिर इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन हो सकती है लिमिट एफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी नेगेटिव और यहाँ पे फंक्शन ही डिफाइंड ना हो, ये एल एच एल और आर एच एल तो इक्वल हों। एफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पॉजिटिव एफ एक्स और फंक्शन एफ एक्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखिए सातत्यता का सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है? एल एच एल और आर एच एल यदि इक्वल हैं, एल एच एल और आर एच एल और किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एल एच एल आर एच एल और किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर ये तीनों पॉइंट इक्वल हैं, ये तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। और उनमें से यदि कोई एक डिफाइंड नहीं है या तो कोई एक इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इसके बाद हम लोग आइए जानते हैं कुछ फंक्शन के बारे में जिनका यूज आपको इस चैप्टर में एक्सरसाइज 5.1 में या चैप्टर 5 में करना है। आइए देखते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन को मेनली 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, और सेकंड नॉन अलजेब्रिक फंक्शन, नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। अब देखिए अलजेब्रिक फंक्शन और नॉन अलजेब्रिक फंक्शन के बाद अलजेब्रिक फंक्शन में भी कुछ पार्ट है, जैसे सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इसके बाद इरेशनल फंक्शन, फिर इसके बाद डिफाइंड फंक्शन, वाइज डिफाइंड फंक्शन। और नॉन अलजेब्रिक फंक्शन में आप लोगों को याद रखना है, देखिए एक वर्ड आपको याद रखना है आईलेट, आईलेट। तो इसमें ए तो अलजेब्रिक फंक्शन हुआ और नॉन अलजेब्रिक फंक्शन में आई फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन,
L फॉर लॉगरिथम फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको भी नोट करते हैं। I इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और दूसरा लॉगरिथम फंक्शन, या आप इसको शॉर्ट में लॉग फंक्शन भी कह सकते हैं। और फिर लॉगरिथम फंक्शन के बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लास्ट में बचा इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये फंक्शन के कुछ काइंड्स हैं। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन हैं। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन, सेकेंड सिग्नम फंक्शन और तीसरा है GIF मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये रहे फंक्शन के कुछ टाइप्स। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को अभी ये कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्लास 11th में हो सकता है आपने इन फंक्शंस के बारे में आपको जानकारी ना मिली हो, क्योंकि आप लोग हम टीचर्स से दूर थे, तो हो सकता है आपको जानकारी ना मिली हो। लेकिन यदि जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है। आइए वन बाय वन इन फंक्शंस के कुछ एग्जाम्पल देकर इन फंक्शन को फील करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x n डिग्री के फंक्शन देखते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ n डिग्री। तो ये क्या है, क्लास 9th में आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे ना। क्या होते हैं x की पावर, जैसे कोई फंक्शन है x+5 या x की पावर 2+3 x³ +4x² +3, ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ n डिग्री। यहाँ पर अगर यहाँ n की वैल्यू 1 है, यहाँ n की वैल्यू 1 है, यहाँ n की वैल्यू 2 है, यहाँ n की वैल्यू 3 है, ये n डिग्री के पॉलिनोमियल हैं। तो ये कैसे लीनियर फंक्शन हुआ, आप लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा था ना। ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये फंक्शन में चेंज हो गए, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ n डिग्री। तो ये आप इनको फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, y=x, ये भी एक फंक्शन ही है, y=x। और y=x+5, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं fx=x+5, फंक्शन ऑफ x=x+5। इसके बाद हम लोग रेशनल फंक्शन पर डिस्कस करेंगे। रेशनल फंक्शन एज अ रेशनल नंबर के जैसे ही आपको माइंड में थोड़ा सा सेटअप बना लेना है। जैसे रेशनल नंबर आप लोगों ने पढ़े थे p/q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q ≠ 0। तो देखिए कोई फंक्शन hx = fx/gx के फॉर्म का होगा तो वो रेशनल फंक्शन होगा। इसके एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, जैसे कोई फंक्शन hx है, वो x+5 और अपॉन x+3 है, तो ये रेशनल फंक्शन है। कोई 1/x
फंक्शन गिवन है तो ये भी रेशनल फंक्शन होगा। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। और यहाँ यदि x इक्वल टू -3 हो गया तो ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो वो रेशनल फंक्शन नहीं होगा। यहाँ कंडीशन में आपको गिवन होगा क्वेश्चन में x नॉट इक्वल टू -3 और यहाँ गिवन होगा x नॉट इक्वल टू 0। और आपको बता दें पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ये आपको अपने माइंड में बात याद रखनी है। पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो ये जो रेशनल फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन से मिलकर बना है, तो ये भी हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। बस सिर्फ उसी कंडीशन पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा जब x की वैल्यू इक्वल टू -3 हो जाएगी। इस कंडीशन के हम लोग इरेशनल फंक्शन के बारे में वहीं पे एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन आएंगे तब डिस्कस कर लेंगे। इसका अगला इम्पॉर्टेंट है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन इसमें कौन कौन से फंक्शन बताए गए थे? मॉड्यूलस, मॉड्यूलस फंक्शन। नंबर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि GIF। और नंबर सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन जान लेते हैं। आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में मॉड का साइन अभी तक पढ़ा होगा। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 5, मॉड के अंदर 5 लिखा है, तो इसका क्या मीन्स होता है? तो इसके अंदर की संख्या प्लस में हो या माइनस में हो तो वो तो बाहर आती है तो प्लस में हो जाती। तो सेम एज कोई फंक्शन fx इक्वल टू सपोज दैट x प्लस 5 है, तो ये मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। इस सबसे पहले इस फंक्शन को आपको से रीअरेंज करते हैं fx इक्वल टू। अच्छा बताइए, यदि इस फंक्शन की वैल्यू ये पॉजिटिव में होगा तो हमें मॉडुलस की कोई ज़रूरत नहीं होगी। x प्लस 5 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तो ये फंक्शन x प्लस 5 ही रहेगा। और यदि इस फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो यहाँ पर एक माइनस का साइन और आ जाएगा। ये फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड होगा। अब देखिए ये फंक्शन 5 है यहाँ, तो ये 5 0 से बड़ा है तो यहाँ इस मॉडुलस की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको लिखें या ना लिखें। और लेकिन यदि यहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू ये 5 माइनस में है यानी कि 0 से छोटा है तो यहाँ पे ये फंक्शन एक माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा। देखिए सिर्फ मॉडुलस के साइन को हटाना मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे -5 है तो इसकी वैल्यू आप खुद चेक करिए कि 0 से छोटी है, -5 0 से छोटा है, तो इस फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। आप दूसरी भाषा में समझ लीजिए कि जब वैल्यू फंक्शन की 0 या 0 से बड़ी होगी तो आपको उस फंक्शन को सेम एज लिख देना है, और जब फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो माइनस साइन के साथ आपको इसे लिखना है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस टाइप का होता है? fx इक्वल टू x। इसका क्या मीन्स है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको लेना होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x से, x से छोटा, x से छोटा या उसके बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना होता है। आप मेरी बात नहीं समझे, आप एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए। जैसे कोई फंक्शन यहाँ पे मान लीजिए 2.1 है,
तो आप इसको जब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 लेंगे, 2। और जैसे 1.9 है, 1.9 में इससे पहले कौन से इंटीजर हैं? इसके पहले हैं 0, 1 और 2 तो है नहीं 1.9 के पहले, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ? 1 हुआ। तो इसमें आप जब फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे तो 1 लेंगे। इस कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको लेना है उससे छोटा या उसके बराबर। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्नम फंक्शन पे। सिग्नम फंक्शन में आप लोगों को सिग्नम फंक्शन में आपको खाली इतना याद रखना है कि ये x = 0 पर हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है, और ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इसके पहले जो मॉडुलस फंक्शन बताया वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आइलेट, जो मैंने बताया था नॉन अलजेब्रिक फंक्शन पे। आइलेट नॉन अलजेब्रिक फंक्शन, इस वर्ड को याद रखना है, ये आप लोगों को इंटीग्रेशन में भी हेल्प करेगा। आइलेट वर्ड आप लोगों को इंटीग्रेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। देखिए नॉन अलजेब्रिक फंक्शन में, नॉन अलजेब्रिक फंक्शन में क्या क्या बताए थे? आइलेट वर्ड याद रखिए। ये तो हो गया अलजेब्रिक। आई का मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और लॉगरिथम फंक्शन जिसे आप लोग शॉर्ट में लॉग फंक्शन भी कह सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल जिसे घातांकी फंक्शन भी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब आप लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ा तो उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ लिया होगा। जैसे गिवन होता है साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स, इस टाइप के जो फंक्शन मिलेंगे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहलाते हैं। लॉगरिथम फंक्शन में ये आप लोग जब एक्सरसाइज 5.4 पढ़ोगे तब उसमें ये फंक्शन आपको मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप लोग सीधा जानते हैं, f(x) = sin x और cos x, sin x या cos x, या ऐसे दे दिया जाए f(x) = sin x + cos x, तो ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हुए। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप लोग देखेंगे e⁻x+3 या e⁻ कुछ टर्म्स मिलेंगे। तो इसमें मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कब कॉन्टिन्यूअस नहीं होते वो आपको याद रखना है। देखिए ये sin x है, sin x और f(x) = cos x, ये दोनों फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इसमें एक कंडीशन अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक और टर्म आता है tan x। tan x के बारे में देख लेते हैं। tan x भी sin x और cos x का रूप है, sin x/cos x। तो tan x भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के, जब cos x = 0 होगा उस कंडीशन को छोड़ के ये tan x भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ये रही कुछ फंक्शन के बारे में छोटी छोटी मैंने क्लास 11th की बेसिक जानकारियां आप लोगों को टच कराने का प्रयास किया है। आगे अब हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे और ब्रीफली डिस्क्राइब करते हुए पढ़ेंगे। इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन को देखकर आप लोग भयभीत ना हो। जितना इसका इंट्रो आपको डरा रहा होगा उतनी कठिन वास्तव में एक्सरसाइज नहीं है। वो तो मैंने आप लोगों को इसलिए बताया
ताकि आप लोगों से कोई भी चीज़ छूटे ना। जो आप लोगों ने फंक्शन के बारे में ये जानकारी आप लोगों ने क्लास 11th में ली होगी। यहाँ तो सिर्फ बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कॉन्टिन्यूटी, सान्तत्यता। तो सान्तत्यता कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लिमिट x टेंडिंग टू c। जिस पॉइंट पर लिमिट चेक करनी है, लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) इक्वल टू fc। यदि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट उसी पॉइंट पर उसकी उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू अगर इक्वल हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, और अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। बस इसी छोटे से कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। और देखते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3। आपको फंक्शन गिवन है और क्वेश्चन में फंक्शन हमेशा दिया रहेगा। इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 0, एट x इक्वल माइनस 3 एंड एट x इक्वल 5। तो यहाँ पर देखिए 3 बिंदुओं पर आपको कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करनी है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मैंने क्या बताया था, ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। उसका भी कौन सा टाइप है, तो ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन में अब आपको बताया था कि ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसमें यही बात कही भी गई है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस। मतलब यह फलन संतत है, ये आपको सिद्ध करना है। कहाँ कहाँ संतत है, x इक्वल 0 पर, x इक्वल माइनस 3 पर और x इक्वल 5 पर। तो सबसे पहले आपको कैसे करना है, एक क्वेश्चन मुझे करने दीजिए, उसको आप ध्यान से देखिए, मेरी बात को सुनिए, फिर आपको हर क्वेश्चन आएगा। इस बात का विश्वास मैं दिलाता हूँ, गारंटी लेता हूँ। देखिए आपको लिखना है कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल 0। सबसे पहले हम x इक्वल 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो x टेंडिंग टू c के प्लेस पे x टेंडिंग टू 0 आएगा। c की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो आप लिखेंगे सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x). ये जो लिमिटिंग वैल्यू है आपको कहाँ पे चेक करना है, 0 पर। तो और फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल 5x माइनस 3। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) के प्लेस पर f(x) लिख देंगे माइनस 3। अब आपको देखिए x कहाँ टेंड कर रहा है, 0 की ओर। तो इसमें फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो 5 में 0 का मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया। 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। लिमिटिंग वैल्यू क्या आई, माइनस 3। अब x इक्वल 0 पर फंक्शन की वैल्यू आपको देखनी है। तो आप लोगों ने 9th में किया था ना, फंक्शन में f(x) की वैल्यू, f(0) की वैल्यू, f(1) की वैल्यू। तो देखिए समझिए, जैसे यहाँ पे फंक्शन है आपके पास f(x) इक्वल 5x माइनस 3। अगर आपसे कहा जाए कि f(0) की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे, इस x में 0 रख देंगे, 5 इंटू 0 माइनस 3। और अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। और अगर आपसे कहा जाए कि f(5) की वैल्यू बताइए, फंक्शन में 5 की वैल्यू रखने पर क्या आएगा, तब आप लोग क्या करेंगे, x की जगह 5 रख के उसको सॉल्व कर लेंगे। तो 25 माइनस 3 इक्वल टू 22। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ गए होंगे। तो अब फंक्शन की वैल्यू 0 पर चाहिए, तो हम लोग f(0) निकालेंगे। f(0) इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू 0 माइनस 3 इक्वल माइनस 3। अब इसके बाद देखिए ये f(0) की वैल्यू क्या आई, माइनस 3। f(0) की वैल्यू क्या आई, माइनस 3। और इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या आई, माइनस 3। तो ये दोनों इक्वल हैं। आपको लिखना है लिमिट
x टेंडिंग टू 0 f0 इक्वल f0 so at x equal 0 this function is continuous at x equal 0 this function is continuous x बराबर 0 पर यह फंक्शन या फलन सातत्य है। इसके बाद आपको चेक करना है x इक्वल 3 पर, इसको भी मैं बता रहा हूँ, इस पार्ट को आप लोग करेंगे और आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे हम लोग। देखिए तो क्या करना है, सबसे पहले x इक्वल 0 की जगह हमें कहाँ पर चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है x इक्वल -3 पर, कंटिन्यूटी एट x इक्वल -3। तो लिखना है आपको लिमिट x टेंडिंग टू c की जगह क्या लिखेंगे -3 fx। पहले लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, फिर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर निकालेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 fx की वैल्यू है 5x - 3। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 5 इंटू -3 5 इंटू -3 और -3 5 इंटू -3 -3। तो 5 3 जा 15 -15 -3 इक्वल टू -18 आया। अब फंक्शन की वैल्यू आप लोगों को x इक्वल -3 पर चेक करनी है। fx गिवन है 5x - 3। अब f -3 इक्वल टू 5 इंटू -3 -3। तो 5 3 जा 15 -3 तो -18 आ गया। ये यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू -18 है, फंक्शन की वैल्यू भी -18 है। बस आपको ये करके दिखाना था, बाकी तो क्वेश्चन ने खुद ही कह रखा है प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस है, आपको लिख देना है एट x इक्वल -3 द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल, सो इज इट कंटिन्यूअस, सो इट इज कंटिन्यूअस। अब छोटा सा होमवर्क आपके लिए है, x इक्वल 5 पर आपको फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं ये चेक करना है, करके दिखाना है। और यदि पॉसिबल हो, आप जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से मुझसे पढ़ रहे हैं उन्हें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आपको एक छोटा सा कमेंट करके बताना है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसका सलूशन देने का प्रयास करूँगा। और दूसरी बात, आप लोग थोड़ा सा तो कमेंट करके ये ज़रूर बताया करें कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या कोई आप को समस्या वीडियो देखने के बाद आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करें, और अगर आपको बुरा लगता है तो भी कमेंट करें। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ अच्छा ही आप बताइए, जो भी कमी आपको समझ में आ रही है कि और क्या अच्छा कर सकते हैं हम लोग, तो आप बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगा। आपके कमेंट करने से हम लोगों को ताकत मिलती है, थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है।